हेलो स्टूडेंट, आज ये 7th वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें कुछ एक इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ एक क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पेपर में आते हैं तो उसको डायरेक्टली क्वेश्चंस पे विचार करेंगे। और ये जनरली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कुछ सैम्पल क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिनके आधार पर आपको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, हर एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते ही मिलते हैं, राज्य व्यवस्था जिसे बोलते हैं। The first question is, which one of the following articles of the Constitution provide that the Speaker shall have and exercise a casting vote in case of equality of votes? यानी अगर इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो जाता है तो उस केस में स्पीकर को जो वोट देने का अधिकार होगा तो वहाँ पर वो अपना कौन से आर्टिकल के तहत वो अधिकार का प्रयोग कर रहा होगा। तो यहाँ देखिए, सभी आर्टिकल की हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 99 ये कहता है कोई भी मिनिस्टर जब बनेगा तो वो पहले एक ओथ लेगा और उसके बाद जो वो देखिए, ओथ तो आपको पता है प्रेसिडेंट के सामने ही लिया जाता है। उसके बाद जो थर्ड शेड्यूल है उसके हिसाब से उसकी ओथ होगी और वो साइन करने के बाद ही वहाँ पर मिनिस्टर्स बनेगा। तो वो 99 में उस आर्टिकल में दिया है डिटेल। आर्टिकल 102 कहता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो उसका चाहे वो कैरेक्टर हो या फिर वो लाभ के पद पे हो, यानी वो कहीं ना कहीं से गेन ले रहा हो, तो उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आर्टिकल 103 कहता है कि किस तरीके से, देखिए, अगर कहीं पर किसी सदस्यता से रिलेटेड कोई मामला अगर आता है तो उसको आप प्रेसिडेंट के पास कैसे रेफ़र करोगे, तो वो आर्टिकल 102 है। बचा हुआ जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 100 है। तो जब अगर यहाँ देखिए, इसको बोला जाता है कि पावर किस तरीके से होगा या जब वोट इक्वल होगा कास्ट तो क्या करना होगा। तो इस आर्टिकल में डिटेल्ड दिया है कि चर्चा के समय इक्वलिटी ऑफ वोट होने पर स्पीकर का वोट सर्वमान्य होगा। The next question is, who can legislate on the subject which are not included in any list of the subject given in the constitution? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। और तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट ना हो उस पर भी कोई रूल अगर बनाने, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब उस टाइम नहीं थी, चीज़ें अब नहीं आई हैं, तो फिर वो अगर तीनों लिस्ट में नहीं है तो पार्लियामेंट वहाँ पर स्वतंत्र होती है, वो किसी भी लिस्ट में बदलाव या वहाँ पर नए रूल को अमेंडमेंट वो कर सकती है। पार्लियामेंट आंसर है। The next one is, in absence of President of India, if Vice President is not available, who is the following can act as the President? यानी कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो तो ऐसे मौके पर, देखिए एक बार ऐसा हुआ था तो हिदायतुल्लाह साहब जो थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ऐसा जब भी हो कि अगर मतलब किसी एब्सेंस की वजह से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों नहीं हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी होगा वो उस पोस्ट पे बैठेगा। तो आंसर इसका जो है वो होगा ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू असर्शन रीजन। तो देखिए यहाँ पर असर्शन रीजन में असर्शन है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इज टू बी हेडेड बाय द पर्सन हु हैज़ बीन अ फॉर्मल चीफ जस्टिस। और इसके बाद द चेयरपर्सन ऑफ द NHRC होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म्स ऑफ 5 ईयर और टिल ही अटेन द एज ऑफ 70। तो इसमें देखिए दोनों ही बातें जो हैं वो नहीं है सही, क्योंकि NHRC का जो ह्यूमन राइट कमीशन का जज होता है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं, या फिर वो एक, देखिए चीफ जस्टिस के अलावा अगर वो जस्टिस भी हो ना सुप्रीम कोर्ट के तो भी वो हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक टर्म दिया उनका टर्म पहले 5 ईयर था बट अब ये नहीं है, अब 3 ईयर हो गया है मैक्सिमम, और एज 70 ईयर्स ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें, यानी ना तो असर्शन मैच हो रहा है ना तो रीज़न मैच हो रहा है। तो यहाँ देखिए एज जो है वो अमेंडमेंट हुआ है आपका, मतलब पहले ही जो था 5 ईयर ही था, लेकिन इसको अब 2019 में अमेंडमेंट कर दिया गया है और ये 3 ईयर कर दिया गया है। तो आंसर इसका जो होगा वो होगा डी। ए और आर दोनों ही गलत हैं। The next one is, which of the following fundamental right under the constitution is guaranteed only the citizen of India, not the foreigner living in India? तो देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो हमारे यहाँ विदेशियों को नहीं दिया गया, यानी फॉरेनर्स उस फंडामेंटल लॉ में नहीं आते। बाकी फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनको भी है, प्रोटेक्शन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मिलता ही है, और उसके अलावा वो रिलीजियस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी जो भी मतलब जिस भी रिलीजन को मानने वाले हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ए आंसर इसका फाइनल आंसर होगा।
द नेक्स्ट वन इज द प्रोविजन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो देखिए एंग्लो इंडियन को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ता है, यानी वो अस्थाई मतलब अस्थाई भारतीय इसलिए क्योंकि वो विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उनका भी एक प्रतिनिधित्व होता है जो आर्टिकल 331 से डिसाइड किया गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट में वो इलेक्शन लड़के तो जीत नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंटेशन उनका चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अधिकार दे दिया गया है। तो आंसर होगा A 331। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए बेसिक फंडामेंटल मूल अधिकारों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, यानी कोई भी चुनी हुई सरकार बेसिक मूलभूत अधिकार या संविधान का जो हमारा स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो रूप है, प्रारूप को नहीं बदल सकता। तो ये केशवानंद भारती, जो कि मैंने एक वीडियो 4 बनाई थी जब, तो उसमें केशवानंद भारती केस का पूरा बताया है। तो इसका आंसर जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती के। द नेक्स्ट वन इज अंडर विच द फॉलोइंग आर्टिकल द प्रोसीजर फॉर रिमूवल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज़ बीन लेड। यानी महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटाने की जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसको कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो यहाँ पहले चारों आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं, फिर हमें ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 74 की बात करते हैं। इसमें जो आपकी कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं, प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस में चीज़ों को लेके आना है। जो आर्टिकल 53 है, 53 में गवर्नर विधानसभा या फिर आपके स्टेट असेंबली को बुलाने के लिए हाउसेस को कैसे कॉल अप करेंगे, यानी 6 मंथ के अंदर तो हो ही जाना चाहिए। और किस मतलब तरीके से बुलाया, तो देखिए सरकार द्वारा जाता है सदन, लेकिन बुलवाते जो हैं वो गवर्नर है, तो 53 उसके लिए बोला जाता है। आर्टिकल 13 जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है, यानी कि जो रूल्स बनने चाहिए या होने चाहिए वही हैं कि नहीं, उसमें कोई सरकार नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है, तो न्यायिक समीक्षा के लिए आर्टिकल 13 है। अब बचा आर्टिकल 61, यानी जो आंसर आर्टिकल भी है आर्टिकल 61, इसके तहत ये राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया का आर्टिकल है। द नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए फेडरल फीचर में 7 फीचर्स आते हैं। एक तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सुप्रीमेसी है कि ये सर्वोच्च संविधान हमारा माना जाता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर देखिए लचीलापन बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग है, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, इसमें लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ पावर दी गई है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, क्योंकि वो उसमें जुड़ी नहीं है कहीं पर। उसके अलावा यहाँ पर एक हमारा फॉर्मल लेजिस्लेटिव वर्क करता है और ड्यूल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चलती है। तो लगभग ये 7 फीचर इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पर फेडरल फीचर का एक पार्ट नहीं है। तो इकहरी नागरिकता या ये हमारा इसका फीचर नहीं सी। नेक्स्ट वन इज इन विच द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त वॉज फर्स्ट एस्टेब्लाइज। तो देखिए फर्स्ट लोकायुक्त 1971 में महाराष्ट्र ने सेटअप किया था। तो आंसर इसका होगा ए। आप इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए।